सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। हमने देखो क्या है कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें हमने 3 कंप्लीट कर लिए थे, अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल और दक्षिणी पूर्वी पठारी बाग। आज जो हम पूर्व का मैदान है ये पूरे अच्छे से डिटेल से करेंगे। और आपकी जो EORO का बैच है ये उसके लिए स्पेशल क्लास है, और अन्य सभी राजस्थान के जो CET, RS, MSSB बोर्ड, RPSC सबके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो अपने शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अपने को जब भी कोई एरिया पढ़ते हैं, देखो हमने राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के प्रदेश, उसकी जलवायु, उसके जो भी खान पान रहन सहन सब के बारे में जानना जरूरी है। पूर्व का मैदान जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% हिस्सा रखता है, और जनसंख्या की बात करें तो 40% यहाँ पे जनसंख्या जो कि सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान के किस प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो पूर्व के मैदान में। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रदेश सर्वाधिक एरिया जो रखता है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, तो वो थार का मरुस्थल होगा, या उसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी हम कह सकते हैं। देखो, जलवायु की बात करें तो ये पूर्व के मैदान में आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। मिट्टी यहाँ पे जलोढ़ व दोमट पाई जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बेसिन है, बनास, चंबल, माही, तो ये सारे क्या है कि नवीन जलोढ़ मृदा लाते हैं। इनके बारे में भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। वर्षा की बात करें तो यहाँ से 50 से 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। नहरें यहाँ पे प्रमुख है, भरतपुर और गुड़गांव नहर। देखो, जिले की बात करें तो देखो मुख्य तो मैं आपको बताऊं तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये जिले हैं मुख्य। इनके अलावा इन जिलों के भी भाग आते हैं: टोंक, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दौसा, अजमेर, जयपुर, अलवर और बूंदी, ये भी इनमें इंक्लूड ही हैं, ठीक है। ये चीज़ सारे जिले इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इनके पूरा भाग नहीं है, ऊपर जो जिले पढ़ाए उनका पूरा भाग है। अब हम निर्माण की बात करते हैं तो ये याद रखना है अपने को, इसका निर्माण प्लिस्टोसीन काल के अंदर होता है। ये भाग 33 सागर का है, ठीक है। 2 भाग 33 सागर के हैं, 2 गोंडवाना लैंड के हैं। पूर्व का मैदान और थार का मरुस्थल 33 सागर का है, और दक्षिण पूर्वी पठार और अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला कब बनी? प्री कैम्ब्रियन काल में। तो विस्तार की बात करें, देखो उसमें हमने पढ़ा वो मालवा के पठार का भाग है, कैसे ही प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गंगा जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो कि गंगा और यमुना नदी के बीच में, अब आपको पता है कि चंबल नदी यमुना में मिलती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के का विस्तार ही इसे माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान का विस्तार माना जाता है। देखो, अगर हम इसके ढाल की बात करें तो जो दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल आता है। देखो, ढाल सबको पता है क्या होता है, पानी बहने की एक दिशा मान सकते हो आप कि पानी किस तरफ बह रहा है, ठीक है। दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर जो पूर्व के मैदान का ढाल है, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि पूर्व के मैदान का ढाल किस ओर है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके विभाजन की, तो इसका जो विभाजन है विभिन्न भागों में किया गया है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 3 ही है: चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। इन तीनों को ही हम अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे चंबल बेसिन की। देखो, चंबल बेसिन कौन सी होगी? देखो, जो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है मुख्यतः वो राजस्थान के 6 जिलों में है। आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो आप चंबल नदी के बारे में 10 मिनट के अंदर मैप की सहायता से बिल्कुल ईजिली यहाँ पे जान सकते हो, ठीक है। पूरी चंबल नदी बिल्कुल, और उसकी सहायक नदियाँ अच्छे से कंप्लीट करवा रखी है, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। देखो, राजस्थान में जो इसका प्रवेश है 84गढ़ में होता है, और ये यमुना की सहायक नदी है। ये मुरादगंज, इटावा में यमुना में मिल जाती है, यूपी के अंदर। अब बात क्या आती है, देखो जो चंबल बेसिन है ये क्या बनाती है? उत्कात भूमि, उबड़ खाबड़ एक भूमि बनाती है, कटी फटी, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा मैप में, फोटो में कौन सी है। देखो, जो मुख्यतः जो बीहड़ भूमि बनाती है वो धौलपुर और सवाई माधोपुर के क्षेत्र में ही होता है, ठीक है। और अत्यधिक कटाव से यहाँ पे बीहड़ बन जाते हैं। ये पानी से होता है कटाव, ये पहाड़ों को काट देती है। देखो, कोई भी चीज़ हो उस पर पानी निरंतर पड़ता रहेगा, तो उस पर जैसे लोहे पे जर लगना, तो पत्थर का कटना, ये प्राकृतिक क्रिया है। अवसाद के जमाव से देखो जो मृदा यहाँ पे पाई जाती है वो नवीन जलोढ़ है,
और मृदा युक्त यहाँ पे मैदानों का निर्माण होता है, जो आपके जो रबी की फसलें हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस फोटो में देख सकते हो, तो इस प्रकार की ये बीहड़ भूमि है। जो बीहड़ भूमि है वो ऐसी इस प्रकार की उबड़ खाबड़ या उत्खात भूमि चंबल नदी निर्माण करती है। ये चंबल नदी का ही बहाव क्षेत्र है। ये धौलपुर की तस्वीर है। देखो अब ये जो डाटा लिया गया है, ये बहाव जो चंबल बेसिन का कौन कौन सा क्षेत्र आता है, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हाइड्रोलॉजिकल एटलस ऑफ राजस्थान चंबल रिवर बेसिन का है। ठीक है, ये देख सकते हो कि ये पूरा जो एरिया है ये चंबल बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अंदर जो जिले आ रहे हैं वो देख सकते हो आप, बारा आ रहा है, झालावाड़ आ रहा है, कोटा आ रहा है, बूंदी आ रहा है, सवाई माधोपुर का दक्षिण भाग आ रहा है, करौली आ रहा है, धौलपुर का दक्षिण भाग आ रहा है। ठीक है, करौली का भी दक्षिण भाग, इसके अलावा टोंक का भी दक्षिण का हिस्सा आ रहा है, भीलवाड़ा का जो पश्चिम का हिस्सा आ रहा है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का हिस्सा आ रहा है, और यहाँ पे प्रतापगढ़ का भी कुछ हिस्सा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चंबल बेसिन थी। अभी और भी फोटोज हैं चंबल बेसिन की, इसमें भी आप जान सकते हो। इसके अंदर क्या है कि हिल्स वगैरह बताई गई है, कहाँ पे हिल्स है। ठीक है, ये भी सेम वही ऊपर वाला मैप ही है। तो ये चंबल बेसिन के बारे में था। अब हम जानेंगे बनास बेसिन के बारे में। अब जो बनास नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, रामेश्वर और सवाई माधोपुर में मिलती है। और बनास नदी की भी मैंने पूरी 5 मिनट में आप पढ़ सकते हो। आप आई बटन पे टच करोगे तो आपको दिख जाएगी। और बनास नदी के बारे में मैप में आप अच्छे से जान सकते हो। देखो जो बनास बेसिन है, ये इसका उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। ये सहायक है चंबल की। ये त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वर और सवाई माधोपुर में। ठीक है, अब क्या है कि ये सब जो बनास बेसिन है, इसने सर्वाधिक अपर्दन राजसमंद की देवगढ़ की पहाड़ियों का किया। तो वो अब क्या है कि पहाड़ियां न रहकर वो बन गई टिल्लेनुमा आकृति, मतलब उनका आकार पिडमांट जैसा हो गया। ठीक है, पिडमांट बोलते हैं अब उनको। तो देवगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप मैप में देख सकते हो जो बनास रिवर बेसिन है, ये देख सकते हो आप मैप में, बनास रिवर बेसिन। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? देखो जयपुर आता है, अजमेर आता है, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा। अभी नीचे कर देता हूं मैं। ठीक है, ये देखो इस मैप में आप देख सकते हो, ये जो क्षेत्र है ये बनास बेसिन कहलाता है। मैप में थोड़ा अच्छे से याद रहता है। देखो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर का हिस्सा और प्रतापगढ़, ये सारा बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, बनास बेसिन। और भी मैप है सेम यही इसी चीज का, इसमें जिले दर्शा रखे हैं, उसमें थोड़ा पूरा डिटेल में बता रखा है। ये पूरा बनास रिवर बेसिन ही है। देखो नेक्स्ट अब हम क्या बात करेंगे, इसमें भी देख सकते हो आप, ये बनास रिवर बेसिन का ही चित्र है। अब बात करेंगे माही बेसिन की। देखो जो माही बेसिन है, इसका उद्गम माही झील के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। आप आई बटन पे टच करोगे तो देख सकते हो, मेहन झील एमपी से इसका उद्गम होता है। खादू गांव बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है। ये क्या करती है, माही और सहायक नदियों के अवसाद के जमाव से प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मैदानों का निर्माण करती है, जिन्हें 56 का मैदान, मुख्यतः जो 56 का मैदान है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो 56 ग्रामों का समूह है उसे कहा जाता है 56 का मैदान। इसे वागड़ का मैदान भी कहा जाता है और कांठल भी कहा जाता है। ठीक है, देखो जो कांठल की गंगा किसे कहा जाता है, वो माही नदी को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नदियां जब हम पढ़ेंगे दोबारा अच्छे से तो तब भी मैं आपको कराऊंगा। देखो समस्त मैदानों में तेज ढाल और यहाँ पे प्रवणता पाई जाती है। अब आप देख सकते हो जो ये क्षेत्र है इसका मुख्यतः इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यही क्षेत्र आते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है आपका माही बेसिन। अब माही बेसिन में आपके उदयपुर का भी हिस्सा आता है, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ का भी आप देख सकते हो थोड़ा हिस्सा आ रहा है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, मुख्यतः ये 3 हिस्से आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ भी है, मैप में आपको आसानी से याद रह जाएगा। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। अब नीचे भी आपको क्या है कि माही रिवर का जो बेसिन है वो मैप में थोड़ा दर्शाया गया है, सेम वही चीज। अब देखो पूर्व के मैदान का भौतिक दृष्टि से भी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जैसे बागर, बाम्बर, बोर, बार बार एग्जाम में आते हैं। तराई क्या होता है? ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, तो अब देखेंगे हम वो भाबर, तराई, बांगर, खादर ये क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और मैं मैप में भी अच्छे से आपको ये समझाऊंगा। इनका रट्टा नहीं मारना आपको कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है।
आपको समझोगे मैप में तो आराम से आपको याद हो जाएगा। फोटो में हम देखेंगे। देखो बाबर के बारे में पहले हम जानेंगे सब के बारे में, फिर लास्ट में मैं आपको फोटो में बताऊंगा क्या है ये। जो ये क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों से निर्मित मैदान होता है ये। इसमें यहाँ पे मोटे मोटे शिलाखंड भी पाए जाते हैं। बाबर की हम बात करें तो ये राजस्थान में नहीं पाया जाता। वृक्षों की यहाँ पे अधिकता होती है। नदियाँ बहती अपने को दूर से बहती दिखाई नहीं देती, ठीक है। राजस्थान में ये नहीं पाया जाता बाबर। अभी हम जानेंगे, फोटो में आपको अच्छे से समझ आएगा। अब तराई की बात करें तो ये जो बाबर ऊपर बना था उसके ठीक नीचे दक्षिण में आ जाता है ये। अब दक्षिण में आते क्या होता है, इसमें मोटे मोटे शिलाखंड नहीं पाए जाते, अभाव रहता है। नदियां दिखाई देती है, दलदली मैदान बनाती है, और चावल और गन्ना यहाँ पे जो प्रमुख फसल है वो है तराई में। तराई की बात करें। अब हम बात करते हैं खादर की। देखो नदियों के तल के बराबर जो स्थित होता है ना वो खादर होगा, पूरा एकदम बराबर में। यहाँ पे बाढ़ का पानी आसानी से पहुंच सकता है। मृदा नवीन जलोढ़ पाई जाती है, चेंज होती रहती है क्योंकि बराबर है मैदान के। पंजाब में इस खादर को जल्ला कहते हैं, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और यूपी में इसे बेट या दाया कहते हैं। इसके अलावा असम में इसे कहते हैं दू। और फसल की बात करें तो देखो नवीन जहाँ पे जलोढ़ मृदा होगी वहाँ पे रबी की फसल बहुत अच्छी होगी। अब हम बात करेंगे बांगर की। देखो दोस्तों जो बांगर का मैदान है नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित होता है थोड़ा, ठीक है। तराई बराबर था, बांगर थोड़ा ऊंचाई पे होगा। और मृदा की बात करें तो यहाँ पे प्राचीन, देखो ऊंचाई पे होगा तो पुरानी जलोढ़ मृदा ही मिलेगी, देखो चेंज नहीं होगी, सीधी बात है। लवणीय और क्षारीय प्रकार की। और अत्यधिक अगर यहाँ पे आप सिंचाई करोगे तो भूमि पर नमकीन परत जम जाएगी, जिसे कहेंगे रेह या कल्लर। ये पूछा जाता है, रेह या कल्लर किससे कहते हैं। अब देखो सारी चीजें हम जानेंगे फोटो में, अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। ये हिमालय पर्वतमाला है। अब इसके देखो जस्ट नीचे, ये वैसे राजस्थान में नहीं पाया जाता, ये जो क्षेत्र है ये बाबर कहलाएगा। बाबर के पूरा दक्षिण में हमने जाना तो ये था बाबर, और ये क्या है, ये बाबर है, और ये है तराई। तो तराई हमने जाना क्या था, यहाँ पे मोटे मोटे शिलाखंड मिलेंगे, यहाँ पे शिलाखंडों का अभाव रहेगा तराई में, और ये बाबर के दक्षिण में दिख रहा है आपको। अब इसके बाद करेंगे, हम बात करेंगे बांगर की, ठीक है। बांगर, बांगर लिख देता हूँ मैं इसको। बाबर और बांगर में थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाता है लोग। अब ये क्या है कि नदियों के तल से थोड़ा ऊंचाई पे स्थित है, देखो। और जो खादर है ना ये वाला, देखो अब आप देख सकते हो मैं इसमें फोटो में, ये जो खादर है ये नदियों के तल के बराबर स्थित है। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस चीज को अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका वर्गीकरण था पूर्व के मैदान का। अब देखो राजस्थान के जो जितने भी हमने भौतिक प्रदेश पढ़े उनका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं अपने। देखो जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.3% हिस्सा घेरती है। और जो थार का मरुस्थल है ये 61.11, पूर्व का मैदान 23% और 6.89 दक्षिण पूर्वी पठारी। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। जनसंख्या भी आपको याद होनी चाहिए कि अरावली पर्वतमाला में 11% जनसंख्या निवास करती है प्रदेश में, ये प्रदेश है। और थार के मरुस्थल प्रदेश में 39, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो पूर्व के मैदान में निवास करती है 40%। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें तो यहाँ पे 10% जनसंख्या। अब अवशेष हमने जाना किसका है, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, अच्छे से हमने पढ़ा था, ठीक है। गोंडवाना लैंड का है। 33 सागर का अवशेष है, थार का मरुस्थल और पूर्व का मैदान। और दक्षिणी पूर्वी पठार अरावली दोनों गोंडवाना लैंड के हैं। ये खाल आपको याद रखने हैं। अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। थार का मरुस्थल पूछ ले तो परमो कार्बोनी फेरस के युग में। और जो पूर्व का मैदान है इसका निर्माण होता है प्लिस्टोसीन काल में। और दक्षिणी पूर्वी पठार का निर्माण होता है आर्कियन युग के अंदर। तो ये आपके जितने भी भौतिक प्रदेश वाला था राजस्थान के भूगोल का पहला टॉपिक है, आपका EORO के सिलेबस में देख सकते हो। तो वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो मैप वगैरह में इसलिए अपने पढ़ते हैं कि अपने को अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप करें शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।